नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामबन ट्यूटोरियल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था मुगल साम्राज्य के पार्ट 1 को, जिसमें हमने 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ा था। उसमें हमने बाबर पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, शाहजहां के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आता है औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य में शासन किए, उनको परवर्ती मुगल के नाम से जाना जाता है। परवर्ती मुगल इसलिए उन्हें कहा जाता है कि औरंगजेब जो था उसने अपने विजय नीति और बहुत से सारे अनेक कुरीतियों के कारण मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। राजकोष को भी उसने खाली कर दिया था। तो इसके चलते मुगल साम्राज्य क्या हुआ, औरंगजेब के बाद से कमजोर पड़ गया और उसकी सीमाएं जो थी वो शिथिल होने लगी, सिकुड़ने लगी। तो उसी के बाद से औरंगजेब के बाद जो शासन स्थापित किए, उसके बाद मुगल साम्राज्य को परवर्ती मुगल के नाम से जाना जाता है। और यह जो पीरियड रहा, परवर्ती मुगलों का जो पीरियड रहा, वो 1707 से लेकर के 1857 तक रहा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम इसी में स्थापत्य कला, साहित्य और मुगल प्रशासन के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनके स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान दिया, साहित्य में क्या योगदान दिया, और उनकी चित्रकला कैसी थी, और उनकी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, और उनका जो मुगल प्रशासन में विभिन्न रोचक तथ्य थे, उन सब के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम परवर्ती मुगल के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम परवर्ती मुगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो परवर्ती मुगल, जैसा कि हमने बताया, औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य में शासन किए जो शासक रहे, उनको परवर्ती मुगल के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब के बाद औरंगजेब यह जो था 1658 से लेकर के 1707 तक अपना शासन चलाया, शासनकाल को रखा इसने। उसके बाद इसका पुत्र था, औरंगजेब के 4 पुत्र हुए। औरंगजेब के 4 पुत्र, पहला का नाम था आजम शाह। दूसरे पुत्र का नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। तीसरे का नाम था मोहम्मद अकबर। और चौथे पुत्र का नाम था मोहम्मद काम बख्श। ठीक है, तो ये औरंगजेब के 4 पुत्र थे। इनमें औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, इसमें बहादुर शाह प्रथम जीता और यही औरंगजेब के बाद अगला शासक बना। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह के भी 4 पुत्र हुए। ठीक है, इसके भी 4 पुत्र हुए। इन 4 पुत्रों का नाम था अजीमुस शान, रफीउस शान, जहांदार शाह और खुजिस्ता अख्तर। तो बहादुर शाह के बाद इसका तीसरा बेटा, जिसका नाम था जहांदार शाह, यह मुगल शासन के गद्दी पर बैठा। उसके बाद जहांदार शाह के बड़े भाई अजीमुस शान का पुत्र फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह के बाद कौन बैठा? फर्रुखसियर। यह गद्दी पर बैठा। इसके पिता का नाम क्या था? फर्रुखसियर के जो पिता थे, फर्रुखसियर के पिता कौन थे? अजीमुस शान। ठीक है, अजीमुस शान कौन था? जहांदार शाह का भाई था। ठीक है, अब अजीमुस शान फर्रुखसियर के बाद कौन शासक बना? तो फर्रुखसियर के बाद
फर्रुखसियर के बाद हमारा शासक बनता है रफी उद दराज। फर्रुखसियर के बाद कौन बनता है? रफी उद दराज। यह जो था रफी उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र था? रफी उस शान। रफी उद दराज रफी उस शान का पुत्र था। और यही क्या हुआ, 10वां शासक बना रफी उद दराज। रफी उद दराज के बाद इसका भाई शाहजहां द्वितीय बना। शाहजहां द्वितीय, ठीक है। शाहजहां द्वितीय के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह शासक बना। इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बहादुर शासक बना। अहमद शाह बहादुर शासक बना, ठीक है। अहमद शाह बहादुर के बाद जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय शासक बना। अहमद शाह के बाद कौन बना शासक? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय शासक बना। इसका और भी नाम था अजीजुद्दीन। और भी क्या नाम था? अजीजुद्दीन। आलमगीर के द्वितीय का एक और नाम था जिसका जो अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय बना। आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसका और भी नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का एक और नाम था अली गौहर, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर शाह द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बना? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। ये गद्दी पर बैठा जिसका एक और नाम था मिर्जा अकबर। जिसका एक और क्या नाम था? मिर्जा अकबर नाम था। और मिर्जा अकबर के बाद मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बने बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। यही बहादुर शाह जफर जो थे यही मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हुए, जिनको 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार करके वर्मा के रंगून जेल भेज दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से परवर्ती मुगल में इतने सारे शासक हुए और उनके अंतिम प्रथम शासक जो हुआ बना बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने 1857 में विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उनको बंदी बना करके रंगून जेल भेज दिया गया, ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं हम मुगल प्रशासन के बारे में, ठीक है। मुगल प्रशासन में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से चीज थे, क्या प्रणाली अपनाई गई थी, कौन सी प्रणाली की किसने शुरुआत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मुगल प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो मुगल प्रशासन जो था वो अपने आप में एक बेहद ही यूनिक तरीका का था। उसमें कई सारे पद बनाए गए थे, कई सारे विभाग बनाए गए थे, कई सारे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। भू राजस्व प्रणाली को कई तरह से उसमें बनाए गए। सूबे को राज्य जो था सूबा में बटा हुआ था, जिलों में बटा हुआ था, ग्राम में बटा हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं मुगल काल में सूबों की संख्या। मुगल कालीन सूबे, ठीक है। ये सब लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे कुछ न कुछ आते रहता है हर एग्जाम में। तो अकबर के समय में, अकबर जब शासक था उस समय में 15
सूबा थे अकबर साम्राज्य, मुगल कालीन साम्राज्य में। और जब जहांगीर शासक बना, जहांगीर के समय में भी 15 सूबा थे। उसके बाद शाहजहां बना, शाहजहां के समय में 18 सूबे हो गए, 18 सूबे। ठीक है, तीन तीन सूबा जीता गया था, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। ठीक है, जहांगीर के समय जो 15 सूबा थे उसमें तीन सूबे जुड़े थे, जो थे कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा का सूबा। ठीक है, उसके बाद जब औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब, इसके समय में सूबों की संख्या 20-21 हो गई। ठीक है, 20-21। तो मुगल कालीन सूबों की संख्या औरंगजेब तक इतनी 20-21 हो गई थी। अब जानते हैं हम कि मुगल कालीन जो भू राजस्व प्रणाली थी वह कैसी थी। तो मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली जो थी वह तीन भागों में था। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, इसमें पहला आता था खेत बटाई, खेत बटाई। ठीक है, इसमें क्या होता था, खेत बटाई में अनाज जो होता था खेत में ही बांट दिया जाता था कि राज्य को कितना जाएगा और किसान अपने पास कितना रखेगा। ठीक है, एक आता था लंक बटाई, लंक बटाई। इसमें क्या होता था, लंक बटाई में अनाज को खलिहान से ला करके बिना भूसा निकाले बांट दिया जाता था। एक होता था रास बटाई। ठीक है, तो रास बटाई में क्या होता था, रास बटाई में जो था अनाज से भूसा निकाल करके, यानी कि अन्न जो खाने योग्य बना दिया जाता है उसको बांटा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से भू राजस्व प्रणाली स्थापित थी। और जजिया कर लगाया गया था, कई तरह से कर लगाए गए थे। सिंचाई की सुविधाएं, नहरों का निर्माण कराया गया था, सिंचाई के लिए कई सारे साधन उपयुक्त कराए गए थे और कई सारे सुधार भी किए गए थे भू राजस्व के लिए। ठीक है, तो जजिया कर, एक जजिया कर था जो धार्मिक कर होता था। ठीक है, जजिया कर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था। तो जजिया कर समाप्त अकबर ने किया और पुनः लागू औरंगजेब ने क्या किया, इस कर को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा में मनसबदारी, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। अर्थ क्या होता है, पद या श्रेणी, इसका अर्थ होता है। ठीक है, मनसबदारी की शुरुआत जो थी अकबर ने किया था। अकबर जो शासक थे, महान अकबर, उसने किया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1575 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन, जो भी मुगल साम्राज्य का प्रशासन था उसके संचालन के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। और यह जो व्यवस्था थी मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी जो थी मंगोल के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, उसी पर मनसबदारी प्रथा को आधार बना करके बनाया गया था। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य में जो राज्य के अधिकारियों को भू राजस्व दिया जाता था उसको जागीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सात जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत के वेतन और उसके दर्जे का सूचक होता था। ठीक है, और मुगल प्रशासन में मिश्रित सैनिक रखने की भी परंपरा की थी। मिश्रित सैनिक मुगल प्रशासन में
मुगल प्रशासन में मिश्रित सैनिक रखा जाता था। मिश्रित सैनिक कहने का मतलब है कि उसमें कई सारे, कुछ देश के लोग, कुछ मुल्क के लोग, कुछ विशेष जाति के लोगों को सम्मिलित किया जाता था। जिसमें कौन कौन थे? मिश्रित सैनिक में शामिल होते थे ईरानी, तुरानी, मुगल और भारतीय। तो ये सब क्या होते थे? मिश्रित सैनिक में शामिल रहा करते थे। ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था और तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वह जहांगीर ने लगाया गया था। ठीक है। और मुगल साम्राज्य में आय का जो मुख्य स्रोत था वह भू राजस्व था। भूमि पर जो कर लगाया जाता था वही राज्य के मुख्य स्रोत का काम करती थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुगल काल के उच्च अधिकारियों के बारे में। ठीक है। मुगल काल के उच्च अधिकारी। मुगल काल के अधिकारी, उच्च अधिकारी। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित थे, जो दीवाने इंसा, दीवाने वजारत, दीवाने कजा, दीवाने बरीद, दीवाने आरिज, दीवाने रिसालत या मुहतसीब, वाकिया नवीस, खुफिया नवीस, दरोगा ए डाक, दीवाने तन, मीर आतिश, मीर ए बहर, हरकारा, वितिकची, मुशरिफ, नाजिर ए बयूतात, ये सब मुगल काल के उच्च अधिकारी थे। ठीक है। तो क्या था? दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, इसका जो कार्य होता था सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य होता था। क्या कार्य था? सुल्तान होते थे, सुल्तान के आदेश लिखना और डाक कार्य, जो आज के समय में जो पोस्ट ऑफिस है उस समय भी इस तरह से संदेश भेजने लेने के लिए विभाग होते थे। ठीक है। उसके बाद आता था दीवान ए वजारत। क्या आता था? दीवान ए वजारत। इसका काम क्या था? इसका काम था लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करता था। लगान, अर्थव्यवस्था, ये सब का देखरेख का काम करता था। दीवान ए कजा, दीवान ए कजा, इसका क्या कार्य था? दीवान ए कजा का कार्य होता था न्याय विभाग, न्याय विभाग, अदालत, ये सब जो था इस सब का प्रमुख होता था। उसके बाद आता था दीवाने बरीद, दीवान ए बरीद, इसका क्या काम था? गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था ये। ठीक है। उसके बाद आता था दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, इसका काम था सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा और संगठन की देखरेख करना। ठीक है। उसके बाद आता था दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, इसका काम था विदेश विभाग का देखरेख, विदेशों से जो संबंध बनाना, बातचीत करना, वो सब का देखरेख दीवान ए रिसालत करा करता था। उसके बाद आता है मुहतसीब, मुहतसीब, इसका काम था, मुहतसीब का काम होता था प्रजा के नैतिक आचरण को देखरेख और उसका नियंत्रण करना। वाकिया नवीस आता था। तो वाकिया नवीस जो था, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस का काम होता था समाचार लेखक। यह क्या होता था? समाचार लेखक। ठीक है। एक होता था खुफिया नवीस, खुफिया
नवीस। ठीक है, खुफिया नवीस का काम होता था गुप्त पत्र लेखक, गुप्त पत्र लेखक होता था ये। यानी कि जो गुप्त पत्र होते थे राजे के, जो राजा महाराजा गुप्त तरीके से किसी को पत्र भेजते थे या किसी राजा को पत्र भेजते थे, वो गुप्त तरीका कैसे गुप्त पत्र लिखा जाए उसको लिखने का काम करता था। ठीक है, दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक। तो दरोगा ए डाक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए तन, दीवान ए तन, इसका काम होता था वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करना। यह क्या करता था? वेतन और जागीर से संबंधित जो मामले होते थे उसका निपटारा करने का काम करता था। उसके बाद आता है मीर आतिश, मीर आतिश यह तोप खाने का प्रमुख होता था। उसके बाद आता है मीर ए बहर, मीर ए बहर, इसका काम होता था जल, यह जल सेना प्रधान था। इसको याद रखिएगा, जल सेना प्रधान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुगल काल में जो उच्च अधिकारी थे उनके नाम थे। अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं मुगल काल के स्थापत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य को देखते हैं, क्या क्या हुए, कैसे हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुगल स्थापत्य, चित्रकला, संगीत और साहित्य। इसमें मुगल साम्राज्य जो था, इसके समय में बहुत से स्थापत्यों का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। इसी में तानसेन, अमीर खुसरो जैसे संगीतज्ञ बने। ठीक है, तो हाँ, पता होना चाहिए कि मुगलों का जो लैंग्वेज था, मुगलों की जो भाषा थी फारसी और तुर्की थी। ठीक है, भाषा क्या थी? फारसी और कुछ लोग तुर्की भी बोलते थे। इसमें प्रचलित जो राजभाषा थी, प्रचलित राजभाषा फारसी थी। फारसी क्या थी? प्रचलित राजभाषा थी। औरंगजेब जो था वह वीणा बजाने में बहुत ही कुशल था, बहुत ही अच्छा तरह से वह वीणा बजाता था। और एक आता है पंचतंत्र, इसमें इसका अनुवाद किया था पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र, इसको फारसी में अनुवाद कराया गया था, फारसी में, जिसका नाम रखा गया था अनवर ए सुहैली। क्या नाम रखा गया था? अनवर ए सुहैली। ठीक है, बाबर की पुत्री जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी और मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण को उसमें लिखा गया था। ठीक है, उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत मोहम्मद रिजा खान को कहा जाता है। उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत, आधुनिक संगीत का अग्रदूत इसको कहा जाता है मोहम्मद रिजा खान, मोहम्मद रिजा खान इसको। ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रकारण अहमद संबत ने किया था। और कुछ महत्वपूर्ण राजकवि थे। क्या थे? राजकवि, राजकवि। ठीक है, इसमें आते थे मुल्ला गजाली मसदरी, मुल्ला गजाली मसदरी, मसदरी, यह किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है,
उसके बाद तालिब अमूली थे, तालिब अमूली। तालिब अमूली जो थे जहांगीर के शासनकाल में थे। अबू तामिल कलीम, अबू तामिल कलीम, यह जो थे शाहजहां के शासनकाल में थे। इसमें एक और थे कादिसी, ये भी शाहजहां के शासनकाल में थे, प्रमुख राजकवि हुए। ठीक है। मुगल काल में चित्रकला की जो प्रमुख शैली थी वह हमजानामा के नाम से जाना जाता था। मुगल के प्रमुख चित्रकला शैली, चित्रकला शैली कौन था? हमजानामा। ये बहुत ही मनमोहक होता था, यही उस समय की प्रचलित होती थी। ठीक है। और फारसी में एक लिपि थी जिसका नाम था नस्तलिक। फारसी, फारसी लिपि जिसको क्या कहा जाता था? नस्तलिक, नस्तलिक। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट तरीका से याद रखेंगे, लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपने ऊंचाइयों पर थी। शाहजहां के समय में मस्जिदों का बहुत ही निर्माण किया गया था, जिसमें आगरा के किला मोती मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद, गुंबज, मीनारें, विशालकाय दरवाजा, ये सब बहुत बहुत चीजों का निर्माण कराया गया था। तो इसमें मुगल कालीन स्थापत्य के कुछ प्रमुख किले मकबरे ये सब थे, जिसमें आता है आपका शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में है। और उस समय का जो शासक था वह शेर शाह था। ठीक है। स्थापत्य, स्थापत्य के कुछ उदाहरण, जैसे शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा, मकबरा शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। नहीं, शेर शाह के शासक था उस समय। हुमायूं का मकबरा, जहांगीरी महल, अकबरी महल, आगरा का किला, दीवाने आम, दीवान ए आम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, अकबर ने बनवाया था इसको। उसके बाद दीवाने खास, दीवाने खास, इसको भी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाजा, अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी में है। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, मरियम महल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद आता है जहांगीर का मकबरा, बहुत ही सुंदर कलाकृति है उसमें। जहांगीर का मकबरा जिसको बनवाया था उनकी जो बेगम थी नूरजहां, उसने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने भी करवाया, दीवाने आम का भी शाहजहां ने करवाया। शीश महल, शीश महल, इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, शाहजहां। मच्छी भवन, लाल किला को भी शाहजहां ने बनवाया, मोती मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया, जहानाबाद का भी निर्माण करवाया शाहजहां ने, दीवाने आम, दीवाने खास भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है।
हुमायूं को मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण कराया गया था। हुमायूं का जो मकबरा है उसमें पहली बार 4 बाग बनाने पद्धति को अपनाया गया था और दोहरे गुंबद निर्माण का भी शुरू किया गया था। अब मुगल कालीन साहित्य के बारे में जानते हैं थोड़ा। साहित्य जिसमें हमारे भारतीय साहित्य के जो प्रमुख अच्छे अच्छे ग्रंथ थे उनका उन लोगों ने अनुवाद किया, जिसमें आता है रामायण। रामायण का जो अनुवाद किए थे उनका नाम था बदायूनी। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था फारसी लैंग्वेज में। ठीक है। भगवत गीता का भी अनुवाद किया था उन लोगों ने। भगवत गीता जिसको किसने किया? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, ये भी फारसी में था। योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, इसका अनुवाद जो था उसने दारा सिकोह ने किया था, ये भी फारसी लैंग्वेज में है। उसके बाद अथर्ववेद का भी अनुवाद किया इन लोगों ने। अथर्ववेद का अनुवाद सरहिंदी ने किया था। सरहिंदी बहुत विद्वान था, बहुत ही पढ़ा लिखा था ये। पंचतंत्र, पंचतंत्र इसका अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी ने किया था। लीलावती, लीलावती इसका अनुवाद, लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। अकबरनामा इसका अनुवाद अबुल फजल ने किया था फारसी में। बाबरनामा इसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था फारसी में। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने फारसी लैंग्वेज में। तुजुके बाबरी जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, तुजुके बाबरी जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा यही एक ग्रंथ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा है कि तुजुके बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि फारसी होगा या तुर्की होगा। तो मैं बता दूं कि तुजुके बाबरी जो है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तुजुके बाबरी जो है वह तुर्की भाषा में लिखा गया है। यही एक उस समय के साहित्य में जो था, यही एक साहित्य था जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाकी जितने भी सारे साहित्य हैं उन सब को फारसी में लिखा गया है या अनुवाद किया गया है। ठीक है। शाहजहांनामा जिसको इनायत खान ने लिखा था, बादशाहनामा मोहम्मद अमीन ने लिखा था। ठीक है। मुगल काल का जो एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है वह है अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा है वह गुंबद विहीन है, उस पर किसी प्रकार का गुंबद नहीं बना हुआ है। और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में संगमरमर की इमारतें बनवाना और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी हुई फूल पत्तियों की आकृति सजाने का प्रचलन बहुत ही चरम पर था। और सजावट के इसी पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। ठीक है। पित्रादुरा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पित्रादुरा। पित्रादुरा चित्रकला, यह बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला है। इसमें क्या होता था, संगमरमर से निर्माण करवाया जाता था और उसमें दीवारें जो होती थी उनको अर्ध मूल्यवान पत्थर जैसे नीलम हो गया, ये सब हो गया, उनसे फूल पत्ती की आकृति में उसको सजाया जाता था। इसी सजाने की पद्धति को पित्रादुरा कहा जाता था। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के प्रमुख
जो चित्रकार थे उनका नाम था मंसूर। ठीक है, इनको जहांगीर ने नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि? नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की थी इन्होंने। ठीक है, उस रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया जिसकी रचना केशव दास ने की। रामचंद्र और रसिक प्रिया, रसिक रसिक प्रिया, इसका लेखक कौन थे? केशव दास। इसको किसने लिखा? केशव दास ने लिखा इसको। ठीक है, मुगल चित्रकारी की जो स्वर्णिम काल था, मुगल चित्रकला का जो स्वर्णिम काल था वह जहांगीर के शासनकाल में था। और मुगल चित्रकला में जो है भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का समावेश होता था। ठीक है, पितरा दीवार तकनीक का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था इत्मादुद्दौला के मकबरे के ऊपर किया गया था। ठीक है, पहाड़ी स्कूल हो गया, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल जो है चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। और संस्कृत में अलो या निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना अकबर ने करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने मुगल साम्राज्य के विभिन्न स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, मुगल प्रशासन, इस सब के बारे में हमने चर्चा किया। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इस सेशन इससे जो है मुगल स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया और मुगल प्रशासन हो गया, इससे कुछ न कुछ एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सेशन को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें नए नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। जय हिंद।